सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नेताजी कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा, निजी चैनल पर अखिलेश यादव का बयान। मुलायम सिंह यादव ने कहा बहुमत के बाद विधायक करेंगे अगले मुख्यमंत्री का फैसला। सेना के जवान अब ई पोस्टल मतदान से डाल पाएंगे वोट। कानून मंत्रालय से प्रस्ताव को मंजूरी। पंजाब चुनाव में सबसे पहले होगा इस्तेमाल। टाटा सन्स के बोर्ड में 2 नए निदेशक शामिल। रतन टाटा ने कहा शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पर परेशान होने की जगह काम पर ध्यान दे अधिकारी। साइरस मिस्त्री के खिलाफ अदालत में 4 कैविएट। जेएनयू के हॉस्टल में मिला मणिपुर के छात्र का शव, 3 दिन से था लापता। लापता छात्र नजीब अहमद का कोई सुराग नहीं। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत चीन को 9-0 से शिकस्त। रांची में भारत न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे आज। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से अगर हटा भी दिया जाता है तब भी वो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी कहेंगे तो वो पद छोड़ देंगे। एक निजी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही। इस बीच कल पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि परिवार एकजुट है और बर्खास्त मंत्रियों पर फैसला अखिलेश करेंगे। अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्होंने कहा कि बहुमत के बाद विधायक ही इसका फैसला लेंगे। हमारे परिवार एक है, पार्टी एक है। यानी जो अखिलेश पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरे कार्यकर्ता पूरे नेता एक हैं। मुलायम सिंह यादव जब मीडिया से रूबरू हुए तो परिवार और पार्टी में मतभेद से इनकार किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश भी दिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठे, लेकिन शिवपाल यादव समेत बर्खास्त मंत्रियों की वापसी के बारे में उन्होंने कहा कि इसका फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। जो आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, वो बात मैं मुख्यमंत्री पे छोड़ूंगा। मुलायम ने जोर देकर कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मेरे नाम पर बहुमत आया था। साथ ही उन्होंने साफ किया कि फिलहाल मुख्यमंत्री बनने का उनका कोई इरादा नहीं है। अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुमत के बाद पार्टी विधायक अपना नेता चुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रामगोपाल यादव की बात की कोई अहमियत नहीं। इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि 2012 के चुनाव में जनता ने अखिलेश के नाम पर वोट दिया था। अखिलेश ने 2012 में बनाई तो जनता के अगर नेता न होते तो बना लेते, और जनता ने अखिलेश के नाम पे वोट दिया था। कहीं जनता से पूछ लीजिए, जहां अखिलेश नहीं वहां समाजवादी, माइनस अखिलेश देयर इज नो समाजवादी पार्टी। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर शिवपाल यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में मुलायम सिंह यादव शिवपाल और अमर सिंह के साथ खड़े नजर आए, जबकि अखिलेश यादव ने सारा दोष अमर सिंह पर मढ़ा था। रविवार को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव समेत 4 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीमा पर तनाव कम करने और राज्य में हिंसा का माहौल को शांत करने पर जोर दिया है। उन्होंने सीमा पार से हुई गोलीबारी में आम नागरिकों की मौत पर दुख जताया। उधर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। राजधानी श्रीनगर में मंगलवार को एकीकृत कमांड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में हुई इस बैठक में सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उन्होंने सीमा पर तनाव कम करने और रियासत में हिंसा के माहौल को शांत करने के रास्ते तलाशने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को संयम बरतने के निर्देश भी जारी किए। ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब पिछले 24 घंटों में घाटी में 3 स्कूलों को आग लगा दी गई। ये घटनाएं श्रीनगर, अनंतनाग और बांदीपुरा जिले में हुई। इसके बाद स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य में अगले महीने बोर्ड की परीक्षाएं होनी है।
जबकि स्कूल जुलाई से ही बंद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर परीक्षाएं आयोजित नहीं करने की मांग की। आप किस चीज से इम्तिहान लेंगे? ग्रेस मार्क से पास करके कल वो कैसे ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में बैठ के अपना नंबर हासिल करेंगे? तो इस हददर्मी की तरफ भी हमने गवर्नर साहब की तवज्जो दिलवाई। उधर बीजेपी नेता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की अगुवाई में 5 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक से मुलाकात की। हम कोई डेलीगेशन नहीं है, हम चंद लोग जिनको मैं कहूँगा कि पीपल ऑफ गुडविल हैं, वो इंसानियत के नाते आए हैं यहाँ पर। केंद्र ने भी साफ किया कि इस प्रतिनिधि मंडल का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अगर कोई किसी से मिलता है तो हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। बीजेपी ने भी यशवंत सिन्हा की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल से खुद को अलग किया। पार्टी ने कहा कि इस प्रतिनिधि मंडल का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। इस बीच कश्मीर घाटी में शांति है। अलगाववादियों के बंद के बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं और रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना माकूल जवाब दे रही है। सेना का दावा है कि मंगलवार को नौशेरा में जवाबी कार्रवाई में 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उधर आरएसपुरा में सीमा पार से हुई फायरिंग में 6 महिलाएं घायल हो गईं। आरएसपुरा में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग से बचने की कोशिश में भागते लोग। जम्मू के सीमाई इलाकों में बीते कुछ दिनों से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इन इलाकों में स्कूल भी बंद हैं और बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। क्या पता अब कौन सी गोली कहाँ पड़ेगी, ये हर किसी के नाम थोड़ी लिखा होता है गोली पे, और इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल वगैरह बंद किए गए तो यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखो हम खाना बना रहे हैं लेकिन पता नहीं है ये खाने भी देंगे कि नहीं। कितने दिन से फायरिंग हो रही है। हमारे पास ना तो कोई छुपने की जगह है, ना हमारे पास कोई खाने की जगह है। हमारे घास मक्की वगैरह जो देखो सब खत्म हो गया। आरएसपुरा के अलावा नियंत्रण रेखा पर नौशेरा में भी गोलीबारी हुई। यहाँ भी भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। नौशेरा में फायरिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार बम और छोटे हथियारों से कई घंटों तक गोलीबारी की। Wherever it happens, we have retaliated with enough force, and I believe that last couple of days it's not good. It's a reaction from the other side for earlier happenings. पाकिस्तान ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 25 से अधिक चौकियों को निशाना बनाया था। इसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था और एक बच्चे की जान चली गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 40 से अधिक बार फायरिंग की वारदातें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में विपक्षी दल डीएमके समेत कई पार्टियों ने कावेरी मुद्दे पर राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। साथ ही कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने को लेकर सभी दलों के प्रधानमंत्री से मिलने का सुझाव भी दिया गया है। मंगलवार को चेन्नई में डीएमके की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का एआईएडीएमके और बीजेपी ने बहिष्कार किया। कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने मंगलवार को चेन्नई में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस, आईयूएमएल, तमिल मनीला कांग्रेस और कुछ किसान संगठन शामिल हुए। इसमें कर्नाटक की ओर से कावेरी जल पंचायत का फैसला नहीं मानने को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की। The government of Tamil Nadu to convene an all-party meeting to pass a resolution. We have reiterated the demands which were made during the last meeting with the Farmers Association representatives. Now we have some political parties have also joined us. डीएमके की ओर से बुलाई गई इस बैठक में एमडीएमके, वीसीके और वाम दल भी शामिल नहीं हुए। वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार किया और इसे डीएमके की बैठक करार देते हुए इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। It's not all party meeting, that is DMK party meeting. See, there are 34 parties from ADMK till the small parties. 34 political parties are in Tamil Nadu. Today, how many of them went? 3 or 4? Not even one person. So all the people knows it's a political drama by DMK.
We want the water definitely to Tamil Nadu for farmers, for irrigation. So our Honorable CM went to court. She succeeded in it. बैठक में कावेरी प्रबंधन बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार के रुख की आलोचना की गई। डीएमके समेत तमाम दलों ने केंद्र से जल्द बोर्ड बनाने की मांग की। इसके अलावा राज्य सरकार से कावेरी बेसिन के किसानों के लिए 30,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की गई। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 2000 क्यूसेक पानी रोजाना देने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पंजाब चुनाव में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दुर्भावना से काम करेंगे उनके खिलाफ आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आयोग शराब, पैसे और ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक के लिए सख्त रणनीति तैयार कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने मुख्य सचिव और जीडीपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी अधिकारी किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रभाव में ना हो। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से पंजाब विधानसभा चुनाव में पैसे, शराब और ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की मांग की है। चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि इनके इस्तेमाल पर रोक के लिए आयोग सख्त कदम उठाएगा। इसके लिए आयोग मजबूत रणनीति तैयार कर रहा है। रॉबस्ट स्ट्रेटजी बाय 15 नवंबर और उसको एक्टिवेट करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले, ताकि इलेक्शन के दौरान इन चीज़ों का दुरुपयोग पर हम लोग काफ़ी सीमा तक नियंत्रण कर सकें। कमीशन इज कमिटेड एंड इज डिटरमिन्ड, हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर टू मिनिमाइज दीज थिंग्स। नसीम जैदी ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया में वही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल किए जाएंगे जो निष्पक्ष हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग से प्रशासन और पुलिस में बड़े बदलाव की मांग की थी। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम ने बीते 2 दिनों में राजनीतिक दलों और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इलेक्शन से रिलेटेड अगर न्यूट्रल नहीं पाया जाएगा, अनबायस नहीं पाया जाएगा, तो इलेक्शन प्रोसेस में तो वो संबद्ध नहीं होगा, साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि आयोग पार्टियों के घोषणा पत्र में लोगों से प्रलोभन से संबंधित गलत वादों पर भी नजर रखेगा। इसके अलावा आयोग पेड न्यूज के मामलों से भी सख्ती से निपटेगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवान इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों के कर्मियों के लिए मतदान प्रक्रिया आसान बनाने को मंजूरी दे दी है। नए नियम के मुताबिक पोस्टल मतदान के लिए इसे इंटरनेट के जरिए मतदाता तक पहुंचाया जाएगा। मतपत्र पर अपना मत अंकित करने के बाद मतदाता को इसे पहले की तरह डाक के जरिए अपने निर्वाचन अधिकारी को भेजना होगा। कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला लिया है। हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं बॉर्डर एरियाज में, वो पहली बार पायलट बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट फैसिलिटी का उपयोग करेंगे, विच इज ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन का फैसला अगले साल फरवरी में भले ही होना हो, लेकिन मंगलवार को टाटा सन्स ने 2 लोगों को बोर्ड में शामिल कर लिया। जगुआर लैंड रोवर के सीईओ राल्फ स्पेथ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एन चंद्रशेखरन को बोर्ड में जगह दी गई है। अब टाटा सन्स के बोर्ड में कुल 11 लोग हो गए हैं। कंपनी के सीईओ को शीर्ष नेतृत्व में हो रहे बदलाव को नजरअंदाज करते हुए काम पर ध्यान देने की सलाह भी दी गई है। इससे पहले टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कैविएट दायर की, जिससे साइरस मिस्त्री को उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ कोई कदम उठाने का हक मिलने से रोका जा सके। सोमवार को टाटा बोर्ड ने साइरस पी मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाकर रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया था। इस फैसले का असर टाटा समूह की कंपनियों के शेयर पर भी दिखा और इनमें 3% तक की गिरावट आई। इससे टाटा समूह की बाजार पूंजी में 10,700 करोड़ की कमी आई है। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किताब
इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत एनएसजी में भारत की सदस्यता का मुद्दा भी उठाएगा। वहीं दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में बुधवार को द्विपक्षीय बातचीत होगी। साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। इस दौरान भारत एनएसजी सदस्यता का मुद्दा उठाने के साथ ही परमाणु अप्रसार के बारे में प्रतिबद्धता को लेकर अपना पक्ष भी रखेगा। Considering this is an important issue, New Zealand is a member of the 48-member grouping, and the NSG issue was also raised with our other partners as well. I would imagine that it would be raised. न्यूजीलैंड भारत के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात कर सकता है। साथ ही कृषि, तकनीक और उड्डयन के क्षेत्र में वो भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले वो 2011 में भारत आए थे, जबकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसी साल मई में न्यूजीलैंड यात्रा पर गए थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में अभी लापता छात्र नजीब अहमद का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि एक नया मामला सामने आ गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मणिपुर के एक छात्र को हॉस्टल में मृत पाया गया है। मणिपुर के जीआर फिलिमन को ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के रूम नंबर 171 में मृत अवस्था में पाया गया। मौत किस वजह से हुई इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक पश्चिम एशिया के विषय पर पीएचडी कर रहा ये छात्र पिछले 3 दिन से लापता था। मृत छात्र के शव को एम्स ले जाया गया है। पुलिस मौत की वजह की जांच कर रही है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कैब ने 5वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं करने की सिफारिश की है। मंगलवार को राज्य शिक्षा मंत्री और कैब के साथ बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हर क्लास के लिए लर्निंग आउटकम तय होना चाहिए और उसे शिक्षा के अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्य चाहते हैं कि 5वीं और 8वीं क्लास में परीक्षा होनी चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हर वर्ष में क्या क्या छात्र को आना चाहिए, ये लर्निंग आउटकम्स हम डिफाइन करेंगे। आज तक नहीं थे और ये लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करके हम राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के मौलिक अधिकार के नियमों में डालेंगे। शिक्षा के मौलिक अधिकार में 5वीं और 8वीं की परीक्षा रखने के लिए यानी शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी सुधार किया जाए, अमेंडमेंट की जाए और उस संशोधन से ये अधिकार करना या नहीं करना, इसका अधिकार राज्यों को दिया जाए। हिंदुत्व को जीवन शैली बताने वाले फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को ये बात कही। पीठ ने कहा कि वो इस बहस में नहीं जाएगा कि हिंदुत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है। कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का गठन जिस मकसद से किया गया है उसमें हिंदुत्व शब्द का जिक्र नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने इस मामले में हस्तक्षेप करके धर्म और राजनीति को नहीं मिलाने की बात कही थी। 1995 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को जीवन शैली माना था। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या को 4 हफ्तों में विदेशों में संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि माल्या ने संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि माल्या ने $4 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जो साल फरवरी में उसे ब्रिटिश फर्म डियाजियो से मिली थी। विजय माल्या को कोर्ट कई बार समन जारी कर चुका है, लेकिन वो एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मौका था दिल्ली में जनजातीय कार्निवाल के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदिवासियों के हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदिवासी अपनी क्षमता से कठिनाइयों पर काबू पाकर आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन संरक्षण में आदिवासियों का अहम योगदान है। अपनी बोली, अपनी परंपरा, अपनी वेशभूषा, उसमें भी समयानुकूल नए रंग भरते जाना, लेकिन अपनेपन को खोने नहीं देना, ऐसी कला शायद ही कोई बता सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, इसलिए सरकार आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने पर काम कर रही है। 3 दिन चलने वाले इस आदिवासी उत्सव में देश भर से करीब 10,000 आदिवासी हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद आदिवासी संस्कृति को संजोने और उनके विकास को बढ़ावा देना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जीन संवर्धित यानी जीएम सरसों के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कई किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार अमेरिकी कंपनियों के दबाव में सरसों की खास किस्म की खेती को मंजूरी देने की कोशिश में है। इन संगठनों को सियासी दलों का भी साथ मिला है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सरसों सत्याग्रह की। इसमें 20 राज्यों से आए किसानों ने जीएम सरसों के खिलाफ आवाज बुलंद की। किसान संगठनों का कहना है कि जीएम सरसों से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को नजरअंदाज किया जा रहा है। किस आधार पे कहा जा रहा है कि इसमें उत्पादकता बढ़ेगी, वो आधार हम देखना चाहते हैं। जनता के सामने पेश कीजिए, राज्य सरकारों के सामने पेश कीजिए। आज बीजेपी के राज्य सरकारें भी इसको ना कह रहे हैं, तो इतनी मजबूरी क्या है इस केंद्र सरकार के ऊपर कि वो इसको आगे बढ़ा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर और हमारा जो बीज का एकाधिकार है उसको छीनने की कोशिश की गई, तो किसान लोग चुप नहीं रहेंगे। इन संगठनों को राजनीतिक दलों का भी साथ मिला है। कांग्रेस, वाम दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके और स्वराज पार्टी के नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए कि ये सरकार किसकी है, ये सरकार किसकी प्रतिनिधि है, ये सरकार किसकी आवाज सुनना चाहती है। क्या यहाँ पे जो हजार गांवों से आए किसानों की ये सरकार है, या अमेरिका और कनाडा में बड़े बड़े कंपनियों की ये सरकार है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 2002 के बाद से आज तक कोई राष्ट्रीय बीज नीति नहीं, बीज बिल पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो पाया, बार बार संसदीय समितियों में जा रहा। और इस सरकार के भी जो स्वदेशी का नारा लगाती है मोदी जी की सरकार, इसके अंदर भी बीज कंपनियों को मोनसेंटो के दलाल और मालिक बैठ गए हैं जो बीज बिल पास नहीं होने दे रहे। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय ने सरसों की DMH11 किस्म विकसित की है। सरकार इसका फील्ड ट्रायल कर चुकी है और इसे आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के चलते इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। सरसों सत्याग्रह के जरिए इन तमाम किसान संगठनों ने यह साफ कर दिया है कि न सिर्फ सरसों बल्कि उन्हें देश की किसी भी फसल में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज स्वीकार नहीं है। और उनके तर्क को इस बात से भी बल मिलता है कि देश में बीटी बैगन और बीटी कॉटन का प्रयोग अब तक सफल नहीं रहा है। दिल्ली में कैमरामैन सरोज दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक की ताज़ा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले कोई सुधार नहीं हुआ है। अलग अलग मानदंडों के आधार पर भारत 190 देशों में 130वें पायदान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने निर्माण परमिट, कर्ज हासिल करने और दूसरे मानदंडों में नाम मात्र या कोई सुधार नहीं किया है। विश्व बैंक की ताज़ा रैंकिंग में कोई सुधार नहीं होने को लेकर सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट में उन 12 प्रमुख सुधारों पर विचार नहीं किया गया जिसे सरकार कर रही है। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और बेहतर गतिविधियों के बीच अंतर को मापने वाला डिस्टेंस टू फ्रंटियर के लिए 100 अंक है। इसमें भारत को इस साल 55.27 अंक मिले, जो पिछले साल 53.93 थे। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2017 की सूची में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, जबकि सिंगापुर दूसरे पायदान पर है और इसके बाद क्रम से डेनमार्क, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन और पूर्व यूगोस्लाव मैसेडोनिया गणराज्य का स्थान है। सूची में पाकिस्तान 144वें स्थान पर है।
और अब बात खेलों की। भारत चौथे एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मंगलवार को भारत ने चीन को 9-0 से हरा दिया। भारत की तरफ से आकाशदीप सिंह, यूसुफ अफान और जसजीत सिंह कुमार ने 2-2 गोल दागे। आकाशदीप ने 9वें मिनट में पहला गोल करके भारत का खाता खोला। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने जापान और पाकिस्तान को हराया था, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ उसका मुकाबला ड्रॉ रहा था। आज भारत का मुकाबला मेज़बान मलेशिया से होगा। मलेशिया के लगातार 3 जीत से 9 अंक है। वही भारतीय टीम भी जीत को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा वनडे रांची में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। टीम इंडिया की कोशिश आज मैच को जीतकर सीरीज में निर्णायक बढ़त बनाने की होगी। वहीं न्यूजीलैंड इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी की कोशिश करेगी। भारत के लिए चिंता का सबब सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे का खराब फॉर्म है, जो अब तक अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके हैं। अब तक 3 वनडे में पहले विकेट के लिए 49, 21 और 13 रन की साझेदारियां ही हुई हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए श्रृंखला में बने रहने के मकसद से ये करो या मरो का मुकाबला है। और अब आखिर में हेडलाइंस। नेताजी कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा, निजी चैनल पर अखिलेश यादव का बयान। मुलायम सिंह यादव ने कहा बहुमत के बाद विधायक करेंगे अगले मुख्यमंत्री का फैसला। सेना के जवान अभी पोस्टल मतदान से डाल पाएंगे वोट। कानून मंत्रालय से प्रस्ताव को मंजूरी। पंजाब चुनाव में सबसे पहले होगा इस्तेमाल। टाटा सन्स के बोर्ड में 2 नए निदेशक शामिल। रतन टाटा ने कहा शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पर परेशान होने की जगह काम पर ध्यान दें अधिकारी। साइरस मिस्त्री के खिलाफ अदालत में 4 कैविएट। जेएनयू के हॉस्टल में मिला मणिपुर के छात्र का शव। 3 दिन से था लापता। लापता छात्र नजीब अहमद का कोई सुराग नहीं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत चीन को 9-0 से शिकस्त। रांची में भारत न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।